हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साफिक विस्पर्स पर। तो आज हम वो कहानी कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है ये पहली बार तो नहीं का चैप्टर 16। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि वो लोग तूफ़ान में किसी एक पुराने बंगलो जैसे होटल में रुक रहे थे और अभी वो लोग हॉल में थे। अब सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही थी और तूफ़ान के कारण खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। अचानक से धड़ की आवाज़ आई। पुराने बंगलों का मेन जनरेटर बंद हो गया। पूरा होटल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बिजली की चमक और बारिश की टप टप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आन्या अपने कमरे में थी। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने कृति के तरफ देखा। कृति गहरी नींद में सो रही थी। आन्या ने एक कैंडल उठाया और धीरे से हॉल की तरफ निकल गई। उसका बस एक ही मन था, गीतांजलि जी सो गई होंगी या फिर जग रही होंगी। वो सीधा गीतांजलि के कमरे के पास पहुंच गई। दरवाज़ा आधा खुला था और हवा के झोंके से चर चर की आवाज़ कर रहा था। अन्य ने धक्का देकर अंदर देखा। गीतांजलि के बेड पर गीतांजलि बैठी हुई थी। खिड़की से तेज़ तूफान को देख रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे उसका अपना तूफान अंदर चल रहा हो। आन्या ने धीरे से कहा, लाइट चली गई है, मैं सोची कि आप अकेली होंगी। गीतांजलि ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें तो डर लगता है ना अंधेरे से, शायद तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। आन्या उसके पास चली आई। दोनों एक ही कैंडल की रोशनी में एक दूसरे के करीब बैठे थे। बाहर तूफान गरज रहा था और अंदर उनके दिलों का तूफान और तेज़ हो रहा था। गीतांजलि ने खिड़की बंद कर दी और आन्या की तरफ मुड़कर कहा, लगता है आज रात तूफान बंद नहीं होगा। कैंडल की रोशनी में कमरा एक अलग ही दुनिया लग रहा था। बाहर तूफान गरज रहा था, बारिश की बूंदें खिड़कियों को पीट रही थी और अंदर उन दोनों की सांसें गूंज रही थी। आन्या ने धीरे से कहा, मैं सोच रही थी कि अगर आपको नींद ना आए तो मैं आपके पास कुछ देर बैठ जाऊं। गीतांजलि ने उसकी तरफ गहरी नज़र से देखा, फिर एक पल के लिए चुप रही। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हुई थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मना करूंगी? आन्या हल्की सी मुस्कान के साथ उसके बेड पर बैठ गई। पहले थोड़ा डिस्टेंस था, फिर बातें शुरू हो गई। छोटी छोटी बातें, बचपन की यादें, स्कूल के दिन और उनकी ज़िंदगी के ऐसे लम्हे जिनके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था। गीतांजलि कभी हंस पड़ती, कभी चुप हो जाती। आन्या उसके चेहरे को देखती जा रही थी। उसके होठ, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके चेहरे का वो शांत सख्त मास्क जो अब धीरे धीरे गिरता जा रहा था। थोड़ी देर बाद गीतांजलि ने हल्की आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है, मैं कभी किसी के सामने इतनी खुलकर बातें नहीं करती हूँ। तुम अलग हो आन्या, तुम मेरे अंदर से पता नहीं क्या खींच रही हो। आन्या की सांस तेज़ हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से और करीब खिसक गई। अब उनके बीच सिर्फ एक हाथ का फासला था। बाहर बिजली चमकी और एक झटके में दोनों के चेहरे एक दूसरे की रोशनी में आ गए। एक पल को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। आन्या ने थोड़ा झुककर कहा, गीतांजलि जी, मुझे लगता है जैसे वो कुछ कहने वाली थी कि गीतांजलि ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसने अपनी उंगलियां आन्या के होठों पर रखी। श, श, कुछ मत बोलो। और उस पल दोनों इतना करीब आ गए कि उनके होठ बस एक छोटी सी सांस की दूरी पर थे। बारिश की बूंदें अब भी खिड़कियों को जोर से आवाज़ कर रही थी। बिजली कभी चमकती, कभी अंधेरा सब कुछ ढूंढ लेता। कमरे में बस एक छोटी सी लाइट की कोमल सी रोशनी थी। आन्या और गीतांजलि एक दूसरे से बिल्कुल करीब बैठे थे, इतना पास कि उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थी। आन्या अपनी आंखों से उसको देख रही थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तभी गीतांजलि धीरे से झुकी और आन्या के चेहरे पर गिर रहे कुछ बालों को अपने हाथ से कान के पीछे कर दिया। उसका स्पर्श इतना नर्म था कि आन्या की सांस एक पल के लिए रुक गई। गीतांजलि की आवाज़ उस पल कुछ और ही ज़्यादा भारी थी और गहरी भी। उसने आन्या की आंखों में देखते हुए कहा, पता नहीं आन्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस जगह पहले भी आई हूँ, जैसे मैं यहाँ से कभी जुदा ही नहीं थी।
ये पूरा महल, ये हवा, ये खामोशी, सब कुछ इतना जाना पहचाना लग रहा है। वो थोड़ी सी रुकती है और करीब आकर हल्की सी मुस्कान के साथ आन्या के गले के पास फुसफुसाती है। वैसे ही जैसे तुमसे मिलकर लगा था कि हमारा कोई पुराना नाता है, जैसे तुम मेरी ज़िंदगी का हमेशा से एक हिस्सा थी। आन्या की आंखें चमक उठी, उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन अल्फाज गले में ही अटक गए। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, एक गहरे खामोश रिश्ते की तरह, जो शब्दों से नहीं सिर्फ दिल से समझा जा सकता था। कमरे की चुप सी रोशनी में आन्या और गीतांजलि के दरमियान की दूरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। गीतांजलि अपने दिल की बात कह चुकी थी। उसके अल्फाज आन्या के कानों में अभी तक गूंज रहे थे। आन्या के होठ हल्के सी कंपन के साथ खुले थे। उसकी आंखें गीतांजलि से कभी हट नहीं पा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, जैसे वो अपने आप से भी अपना हाल छुपाना चाहती हो। गीतांजलि धीरे से झुकी, आन्या के गाल के पास अपनी उंगलियों से हल्की सी रेखा बनाते हुई उसने अपनी आंखें बंद की और अपने होठ आन्या की गर्दन पर रख दिए। पहले एक हल्का सा किस, फिर धीरे से उसके शोल्डर तक सरकते हुए आन्या का जिस्म एक पल के लिए कांप गया। उसके होठों से एक हल्की सी कराह सी निकल गई, जो वो छुपाना चाहती थी पर छुपा ना पाई। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके दोनों हाथ बेइख्तियार गीतांजलि की साड़ी के पल्लू को कसने लगे थे, जैसे उस टच को और गहरा बनाना चाहती हो। गीतांजलि ने उसकी गर्दन के पास थोड़ा और गहरा किस किया और फिर उसकी आंखें देखते हुए रुक गई। दोनों की सांसें तेज थी, दोनों के चेहरे एक दूसरे से बस कुछ ही दूर थे। आन्या की आंखों में खुलेआम लिखा था कि वो हार रही है अपने जज्बातों से। गीतांजलि के होठ आन्या की गर्दन से हल्का सा दूर ही हुए थे। उसके दिल में एक खौफ सा उभर आया। उसने अपनी सांस को संभाला और जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की। उसका चेहरा थोड़ा सा घबराया हुआ था, जैसे वो अपने ही दिल को समझाने का नाटक कर रही हो। जैसे ही गीतांजलि पलटने लगी, आन्या ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी पकड़ मजबूत थी, आंखों में आंसुओं और जज्बात की चमक। आन्या ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, इतना पास कि उनकी सांसें एक दूसरे के होठों से टकरा रही थी। आन्या की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके जज्बात फासला तोड़ चुके थे। प्लीज़ गीतांजलि, आज मत रोकिए मुझे, आज मत दूर जाइए मुझसे, प्लीज़। गीतांजलि का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो एक पल के लिए बस उसकी आंखों में खो गई। उसके होठ बोलना चाहते थे नहीं, पर दिल कह रहा था कि हाँ। और फिर आन्या ने अपने हाथ उसके चेहरे पर रखकर उसे और करीब खींच लिया। दोनों के होठ आखिरकार टकरा गए। पहले एक छोटी सी किस, और फिर धीरे धीरे वो किस और गहरी और इंटेंस होती चली गई। आन्या की उंगलियां गीतांजलि की कमर पर मजबूती से कस गई थी, जैसे उसने अपने अंदर समा लेना चाहती हो। गीतांजलि भी अब अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने अपने हाथों से आन्या का चेहरा थाम लिया और उस किस में अपना पूरा प्यार, अपना दर्द, अपनी बेचैनी उतार दी। बिजली की एक तेज़ चमक ने कमरे को एक पल के लिए रोशन किया और उस अंधेरे में दो दिल अपने सारे रोक टोक तोड़कर एक दूसरे में खो गए। कमरे की लाइट्स धीमी थी। बारिश का सारा माहौल और भी ज़्यादा इंटेंस बना रहा था उस सीन को। आन्या और गीतांजलि अब बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे। दोनों की आंखें एक दूसरे में अटकी हुई थी। गीतांजलि ने आन्या के लिप्स को अपने होठों में ले लिया एक बार फिर से, पहले धीरे धीरे, फिर इतनी इंटेंसिटी के साथ जैसे सालों की प्यास हो। आन्या ने भी जवाब दिया, अपना पूरा कंट्रोल खो दिया और उसके हाथ गीतांजलि की कमर से स्लाइड करते हुए अंदर तक आ गए और उसने उसे टाइट हग किया। गीतांजलि ने आन्या को पलंग की तरफ ढकेल दिया और उसके ऊपर झुकी। उनकी बॉडीज़ एक दूसरे से प्रेस हो रही थी। हीट इतनी थी कि दोनों की सांसें तेज़ हो गई। गीतांजलि के लिप्स कभी आन्या की नेक, कभी कॉलर बोन, कभी शोल्डर पर जलते हुए निशान छोड़ रहे थे। आन्या मौन करते हुए अपनी उंगलियों से गीतांजलि के बालों को खींच रही थी, जैसे उसे और करीब खींचना चाहती हो। कपड़े एक एक करके गिरने लगे। दोनों के दरमियान अब कोई दीवार नहीं थी। हर टच, हर किस, हर बाइट उन्हें और पागल बना रहा था।
अन्य का बदन गीतांजलि के टच से कांप रहा था और गीतांजलि पूरी तरह से उसके हर रिएक्शन में खो गई थी। जैसे अन्य के हर मौन, हर आवाज़ पर गीतांजलि अपना होश थोड़ा और खो बैठती थी। अन्य ने अपनी उंगलियां गीतांजलि के पीठ पर घुमाई, कभी ज़ोर से पकड़ लिया, कभी स्क्रैच कर दिया। गीतांजलि ने उसके होठों को फिर से कैप्चर किया, पर इस बार उनका किस और भी ज़्यादा पैशनेट और रॉ था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल चुकी थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दोनों ने एक दूसरे के अंदर वो सब कुछ रिलीज़ कर दिया जो इतने दिनों से दबा हुआ था। डिज़ायर, प्यास, जुनून। रूम में सिर्फ उनके एहसास, मौन्स और बारिश की आवाज़ थी। दोनों अपने क्लाइमैक्स मैक्स तक एक साथ पहुँचे, एक दूसरे के नाम के साथ, थोड़े बेचैन और थोड़े सुकून भरे शब्दों के साथ। उसके बाद दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में गिर गए। अन्य का चेहरा गीतांजलि के चेस्ट पर था और गीतांजलि के हाथ उसकी कमर पर टिक गए। दोनों ने आंखें बंद करके एक सुकून भरी सांस ली और उसके बाद दोनों सो गए। अब सीन जो होता है वो सुबह की तरफ शिफ्ट होता है। हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। गीतांजलि सबसे पहले जागी थी। उसने अपने पास देखा तो अन्य उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा शांत और मासूम लग रहा था। गीतांजलि के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अन्य के उसके गले और उसके गाल को छू लिया और मन ही मन में सोचा, शायद ये रिश्ते का असली शुरुआत है। गीतांजलि ने फिर से उसके गाल पर अपनी उंगलियां धीरे से फेरते हुए हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है। तभी अन्ना ने आंखें खोल दी। उसकी पलकें अभी भी भारी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पास गीतांजलि को देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। वो धीरे से फुसफुसाई, कल रात कल रात हमने। और फिर आंखें बंद करके शर्म में अपना सर गीतांजलि के गर्दन में छुपा लिया। गीतांजलि ने मुस्कान रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। हाँ अन्या, कल रात तुमने मुझे रोका ही कहा, याद है? अब पछताने का टाइम गया। अन्या ने मुंह पे चादर खींच ली। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। गीतांजलि जी, आप मुझे ऐसे सताइए मत। गीतांजलि ने चादर खींचकर उसके चेहरे से हटा दी और उसके गले के पास झुककर हल्का सा किस कर दिया। मैं सता नहीं रही, बस याद दिला रही हूँ कि अब तुम सिर्फ मेरी हो। आने ने उसके होठों की तरफ देखा, फिर पलकें झुका दी। उसके चेहरे पर एक नरमी थी, लेकिन आंखों में अब भी कल रात का जुनून बाकी था। धीरे से उसने कहा, अगर तुम मेरी हो तो मैं भी तो तुम्हारी हूँ। और ये पहली बार था जब आन्या ने गीतांजलि को आप से तुम कहा था। और दोनों एक दूसरे को फिर से अपनी बाहों में ले लेते हैं। सुबह की रोशनी उनके नए रिश्ते की नई शुरुआत बन जाती है। सुबह के करीब 11 बज चुके थे। आन्या और गीतांजलि अभी भी एक दूसरे के पास बैठे थे, थोड़ा थोड़ा शर्माते हुए। जब दरवाज़ा पर थोड़ा सा नॉक हुआ, कृति की आवाज़ आई, आन्या ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। आन्या एकदम से चौंक गई। उसने जल्दी से चादर उठाकर अपने कंधे पर डाली और गीतांजलि की तरफ देखा। दोनों के चेहरे एक साथ लाल हो गए। गीतांजलि ने हल्की सी हंसी दबाई और उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, चलो प्रिंसेस अनन्या, वरना तुम्हारी दोस्त हम दोनों को यहीं एक्सपोज कर देगी। अनन्या ने उसके हाथ पर एक हल्का सा टैप किया और जल्दी से तैयार होने लगी। नीचे डाइनिंग टेबल पर आयुष ऑलरेडी बैठा हुआ था। उसने आन्या को देखते ही मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग आन्या, आज तुम थोड़ी ज़्यादा ही खुश लग रही हो। आन्या एक सेकंड के लिए थोड़ी सी अटक सी गई। उसके गाल हल्के से लाल हो गए और उस लालिमा को छुपाना मुश्किल हो गया था। तभी गीतांजलि भी नीचे आ गई, एक काम और कंपोज लुक के साथ। उसने सीधे आयुष की तरफ देखा और स्माइल किया, कहा गुड मॉर्निंग आयुष, और फिर कीर्ति की तरफ देखा, उसको भी सेम स्माइल देते हुए गुड मॉर्निंग कृति कहा। अन्य तुरंत अपना फोकस प्लेट की तरफ कर लिया, लेकिन उनके होठों के कोने अब भी मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कृति ने दोनों को देखते ही थोड़ा नैरो आइड एक्सप्रेशन दिया। उसने थोड़ा सॉफ्टली कहा, इतना कि बस आन्या को सुनाई दे, तुम दोनों ज़्यादा ही नहीं ग्लो कर रहे हो आज। अन्या एकदम से खांसने लगी और आयुष ने उसे पानी उठा कर दिया। गीतांजलि ने बस एक हल्की सी स्माइल दी और
जूस को थोड़ा सा धीरे से पीते हुए कृति के साइड में गई। कृति, तुम्हें भी शायद थोड़े आराम की ज़रूरत है। ज़्यादा नोटिस करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में उसने कहा। डाइनिंग टेबल पर सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, लेकिन टेबल के नीचे अन्य ने अपना पैर धीरे से गीतांजलि के पैर से टच कर दिया था। एक छुपी हुई तसल्ली, एक सीक्रेट साइन जो सिर्फ दोनों को सकते थे। गीतांजलि ने उसकी तरफ देखा और आंखों में वही कल रात वाली इंटेंसिटी वापस आ गई। और उन लोगों ने ऐसे ऐसे करके ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। तो ये लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। फिर अब इन लोगों ने डिसाइड किया था कि आज ये लोग यहाँ पे आराम करेंगे, क्योंकि तूफ़ान अभी भी एकदम टला नहीं था। और ये लोगों ने सोचा था कि हम आज ही इस बंगलो में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। बंगलो पुराना था, बंगलो के आसपास गार्डन थे बड़े बड़े से। तो शाम धुंधली सी हो गई थी। पुराने बंगलो का गार्डन 50 साल पुराना था लगभग, जिसमें बड़े बड़े बरगद के पेड़, जली हुई लैम्प पोस्ट और कहीं कहीं से मुरझाए हुए फूल दिख रहे थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। अन्य चलती हुई आगे बढ़ी। उसके पैर मिट्टी में हल्की सी आहट करते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी, जैसे ये जगह उसे पहचान रही हो। गीतांजलि उसके थोड़ा पीछे चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक असामान्य सा खौफ था। गीतांजलि, कृति और आयुष मजाक करते हुए गार्डन एक्सप्लोर कर रहे थे, पर अन्य का ध्यान उनसे बिल्कुल अलग था। तभी एक अचानक से कृति के आंखों के सामने फ्लैशबैक जैसा आता है। जब आन्या एक पुरानी बेंच के पास रुकी, उसके सामने एकदम से कुछ तस्वीरें चमकने लगी। सफ़ेद पोशाक पहनी हुई एक जवान लड़की उसी बेंच पर बैठी है। उसके पास आती है एक और लड़की, उसका हाथ पकड़ कर कहती है, जन्मों तक मेरा साथ दोगी ना। फिर उन लोग फिर गीतांजलि फिर आने को थोड़ा दूर से थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है लोगों की कि ये रिश्ता गुनाह है। एक राजकुमारी अपनी सेविका से कैसे प्रेम कर सकती है? कैसे दो औरतें एक दूसरे से प्रेम कर सकती हैं? फिर तलवारों की चमक, एक ज़ोर से बिजली चमकती है और आन्या को याद आता है कि उसके सामने उस दूसरी लड़की की, जो कि गीतांजलि है, उसे मार दिया गया था। तस्वीर इतनी तेज़ होती है कि आन्या के पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसके हाथ कान के पास चले जाते हैं, जैसे दर्द से बेचैन होने की कोशिश कर रही हो। आन्या धीरे से, नहीं नहीं, प्लीज़ मत 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 जाओ, प्लीज़ मत जाओ। और उसके साथ ही वो ज़मीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। कृति और आयुष भाग कर आन्या के पास आते हैं। कृति उसका सर अपने गोद में रखती है। आन्या, आन्या आंखें खोलो, क्या हुआ आन्या? आयुष पानी लाने के लिए भागता है, लेकिन गीतांजलि एकदम से जम सी जाती है। उसके चेहरे पर शौक और पीड़ा दोनों एक साथ दिख रहे थे। उसने आन्या का हाथ पकड़कर अपने से चिपकाया, जैसे उसे खोने का डर फिर से लौट आया हो। गीतांजलि अपने मन में, क्या ये वही सच है जिससे मैं हमेशा भागती हूँ? क्या हम सच में जन्मों से जुड़े हैं और हर बार हमें अलग कर दिया जाता है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। अन्य अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्का सा नाम था, गीतांजलि। गीतांजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आन्या के चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर देखा, जैसे अपने पिछले जन्म का सच फिर से जी रही हो। तो अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पे कुछ सालों पहले ये जो बंगलो है, ये किसी राजा का हुआ करता था। यहाँ पे एक छोटा सा राज्य था और उस राजा के बंगलो में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है। उसका नाम रखते हैं लोग राजा और रानी ईशा। ठीक है, तो ईशा उसका नाम होता है। वो खेलते खेलते किसी दिन थोड़ी बड़ी होती है और खेलते खेलते मंदिर जाती है। वहाँ पे उसको दिखती है सेनापति की बेटी, छोटी सी थी, वो भी सेम एज की। उसका नाम था शिवानी। अब दोनों आपस में खेलते हैं, क्योंकि सेनापति हमेशा यहीं रहता था, तो वो बेटी उसकी आती जाती रहती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे धीरे बड़े होते होते प्यार में बदल गई। एक दिन राजा रानी ने सोचा कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है, उनकी शादी करवानी चाहिए। तो राजा रानी बड़े बड़े
राजकुमारों के रिश्ते लेकर आने लगे, थोड़ा पॉलिटिकल फ़ायदों के लिए। ईशा की शादी जो थी वो एक पावरफुल राजकुमार से फिक्स करना चाहते थे। अब राजकुमार लोगों को बुलाया गया। ईशा ने देखा सबको, सारे बड़े बड़े अच्छे सुंदर सारे राजकुमार थे। ईशा ने मना कर दिया शादी के लिए, ना बोल दिया उनके मुंह पे। अब राजा रानी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो भी प्रिंसेस थी। सारे राजकुमार अच्छे थे, लेकिन ईशा के दिल में जो सच था वो किसी दबाव से बदला नहीं। उसको पता था उसका प्यार किसके लिए था। उसने शिवानी के साथ अपनी राज भरी रातों को याद किया। शिवानी की हसीन आँखें, उसके हाथों की नज़ाकत। ईशा ने रानी के सामने बहुत कुछ छुपाने के बजाय अपनी सच्चाई को चुना। और रानी को ऐसा लगा कि बस ऐसे ही है, मजाक मजाक है सारी चीज़ें। और फिलहाल वो शिवानी के बारे में ना सोचकर ये सोचती कि ईशा अगर ऐसे नहीं मानेगी तो उसकी फैमिली की जो इज़्ज़त है और पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो ख़तरे में पड़ सकती हैं। और उसके बाद जब सच में रानी को पता चला कि ईशा और शिवानी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, बल्कि दोस्ती से ज़्यादा है, तो इस बार रानी का गुस्सा और ज़्यादा हो गया। रानी ने शिवानी के घर और बाकी चीज़ों के बारे में पता लगवाया, शिवानी के बारे में पता लगवाया। उससे उसको पता चला कि शिवानी सिर्फ सेनापति की बेटी नहीं है, बल्कि लोगों में प्यार और आस्था फैलाती हुई एक अच्छी लड़की है। लेकिन रानी के दिल में सिर्फ एक सोच थी, अपने राज्य की इज्जत और पावर। उसने फैसला किया, ईशा को मजबूर करना होगा, और मजबूरी के सबसे भयंकर हथियार है धमकी। एक शाम रानी ने ईशा को दरबार में बुलाया। ईशा वहाँ अपनी सच्चाई के साथ खड़ी थी। रानी ने ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, देखो, तुमने अपना रास्ता तो चुन लिया है। शादी का रास्ता हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर तुम ज़िद पर ही रहोगी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी के हक़ में खौफ का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। ईशा ने पूछा, क्या मतलब? रानी की आंखों में एक कातिले अंदाज था। वो सीधा कह गई, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं शिवानी को तुम्हारी आंखों से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। अब शिवानी के बारे में ये धमकी सुनकर जो थे ईशा के लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे, पर उसकी आंखों में दर्द और गम दोनों साफ था। ईशा ने तुरंत शिवानी का हाथ थाम लिया। दोनों के बीच एक अलग सी आग जलने लगी। ईशा ने रानी के सामने अपनी आवाज़ उठाई, आप उसको मेरे लिए मारोगी? मैं कभी किसी से डर कर अपने प्यार को नहीं छोड़ूंगी। रानी ने थोड़ा कोल्ड रिप्लाई दिया, फिर दोनों की किस्मत मैं लिखूंगी। उस रात शहर में खामोशी छाई रही, लेकिन दो दिलों में सिर्फ तूफान छाया हुआ था। ईशा ने शिवानी को अपने कमर से पकड़कर कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुनिया की तलवार हम पर ही क्यों ना गिर जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पर एट द एंड ऑफ द टाइम उन लोग को ये समझ आ गया था कि अगर ईशा ने शादी नहीं की तो पक्का रानी जो है, रानी के पास बहुत सारी पावर थी और ये सारी चीज़ें अभी तक राजा तक गई भी नहीं थी। और रानी के पास बहुत सारी पावर थी, वो शिवानी को जो है मार सकती है या फिर कहीं भी भेज सकती है। तो आखिरी में ऐसा हुआ ना कि रानी की धमकी ने सबकी तकदीर लिख दी। पर उस तकदीर का एक्शन क्या हुआ, कैसे वो हादसा जिसे आज दोनों ईशा और शिवानी के रूप में आन्या और गीतांजलि फिर से महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो आगे जानने के लिए सुनते रहें कि क्या होता है आगे। ओनली ऑन साफिक विस्पर्स। ये पहली बार तो नहीं, पहली बार बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे की कहानी देखते हैं क्या होता है।